नमस्कार विद्यार्थियों। भारतीय शासन और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आज हम क्षेत्रीयतावाद का अध्ययन करेंगे। क्षेत्रीयवाद की जो समस्या है वो समस्या भारत की विविधता पूर्ण भारत जो देश रहा है, भारत के अंतर्गत हम देखें तो भारत विविधताओं भरा देश रहा है। वहां पर धर्म के क्षेत्र में, भाषा के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, रहन सहन, जाति के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं देखने को मिलती है। जहाँ सांस्कृतिक रूप से विभिन्नताएं देखने को मिलती है, वहाँ भौगोलिक दृष्टि से भी विभिन्नताएं देखने को मिलती है। जहाँ एक और पर्वत है, पठार है, दूसरी ओर मैदानी इलाके हैं, तीसरी ओर समुद्र का एरिया है, रेगिस्तान है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भी काफी विभिन्नताएं देखने को मिलती है। इन विभिन्नताओं के होते हुए यदि सभी व्यक्ति एकता की भावना में रहे तो वो राष्ट्रीय एकता के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। लेकिन जब इन विविधताओं के कारण लोग अपने आप को पूरे राष्ट्र से अलग समझने लगते हैं या अपनी सांस्कृतिक पहचान या आर्थिक पहचान एक अलग बनाने की कोशिश करते हैं, या उन्हें अपने हित के लिए या अपने आर्थिक हितों के लिए, सामाजिक सांस्कृतिक हितों की चिंता सताने लगती है, तो इसके कारण से वो अपने आप को राष्ट्र की मुख्य धारा से अलग समझने के कारण एक पृथक इकाई मानने लगते हैं, और ये पृथक इकाई क्षेत्रीयवाद के रूप में सामने आती है। वैसे यदि क्षेत्रीयवाद की ऐतिहासिक विरासत देखा जाए तो भारत ब्रिटिश शासन का गुलाम था, और ब्रिटिश शासन का गुलाम होने के कारण ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उन्होंने प्रमुख रूप से दो भागों में भारत को विभाजित कर रखा था। एक तो ब्रिटिश प्रांत के क्षेत्र थे और दूसरी ओर देशी रियासतों के क्षेत्र थे। ब्रिटिश प्रांत के जो क्षेत्रों का विभाजन उन्होंने किया था वो उन्होंने अपने स्वार्थ के आधार पर किया था। इसके अंतर्गत कोई निश्चित सीमा रेखा निर्धारित नहीं थी, और देशी रियासतें थी वो अपने अनुसार शासन कर रही थी। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत के समक्ष दो प्रकार की महत्वपूर्ण समस्याएं थी। देशी रियासतों को भी भारत में शामिल करना था, तो दूसरी ओर ये जो ब्रिटिश प्रांत के राज्य थे उनको भी केंद्र और राज्यों के संबंधों में उनको भी समाहित करना था। तो इसके संदर्भ में कुछ प्रकार की गलतियां हुई या कुछ ऐसी स्थितियां पैदा हुई, राजनीतिक स्वार्थ भी इसके अंतर्गत पैदा हुए, जिसके कारण से क्षेत्रीयवाद की भावनाएं पनपी। क्षेत्रीयवाद का यदि हम अर्थ देखें तो क्षेत्रीयवाद का संकुचित और व्यापक दोनों दृष्टियों से अर्थ निकलता है। संकुचित दृष्टि से यदि देखा जाए तो एक अपने क्षेत्र विशेष के प्रति लगाव होना और उसके विकास के लिए प्रयास करना क्षेत्रवाद का संकुचित अर्थ कहा जा सकता है। लेकिन क्षेत्रवाद का व्यापक अर्थ राष्ट्रीय एकता के लिए एक चुनौती बनता है। व्यापक अर्थ के अंतर्गत पृथक राज्य की मांग और कई बार देश से भी अलग होने की मांग के रूप में जब ये उठने लगता है तो ये राष्ट्रीय एकता के लिए एक भयंकर चुनौती के रूप में सामने आता है। भारत के क्षेत्र के अंतर्गत यदि हम देखें तो क्षेत्रीयवाद का यदि अर्थ देखें तो इसके अंतर्गत हेडविग हिट्ज जो एनसाइक्लोपीडिया के हैं, उन्होंने इसके अंतर्गत ये कहा है कि क्षेत्रवाद के अंतर्गत सामान्य रूप से क्षेत्रवाद उग्र केंद्रीयकरण के विरुद्ध प्रतिक्रियात्मक आंदोलन है। क्षेत्रीय आंदोलन भौगोलिक अलगाव, स्वतंत्र ऐतिहासिक परंपरा, जातीय अथवा धार्मिक विशिष्टता तथा स्थानीय हितों जैसे तत्वों या इनमें से दो या दो से अधिक तत्वों का मिश्रण है। यानी कि क्षेत्रीयवाद को यदि हम देखें, शॉर्ट रूप में यदि क्षेत्रीयवाद का अर्थ देखें तो अपने क्षेत्र विशेष से विशेष लगाव होना और अपनी एक पृथक पहचान बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय एकता से भी ऊपर चले जाना, इसे क्षेत्रीयवाद कहा जा सकता है। भारत के अंतर्गत क्षेत्रीयवाद की जो भावना है उसका अपने क्षेत्र से लगाव होना, भारत से लगाव नहीं होना, यानी कि अपने आप को राजस्थानी, महाराष्ट्रीय, पंजाबी, गुजराती ये समझना, भारतीय नहीं समझना, ये क्षेत्रीयवाद कहा जा सकता है। हालांकि संविधान निर्माता इस तथ्य से भली भांति परिचित थे, भारतीय विभिन्नताओं को वो भली भांति जानते थे, इसीलिए भारत ने संघात्मक शासन प्रणाली को ग्रहण करते हुए भी जो नागरिकता है वो एक हरी नागरिकता प्रदान की है।
यानी कि सभी भारत के नागरिक है, किसी क्षेत्र विशेष के नागरिक नहीं है। इस तथ्य से परिचित थे, लेकिन फिर भी भारत के अंतर्गत ये क्षेत्रीयवाद की जो भावना है वो समय समय पर अपना सिर उठाती रहती है और राष्ट्रीय एकता के लिए चुनौती बनती है। तो क्षेत्रीयवाद के क्या कारण हैं, इसके अंतर्गत हम देखें तो क्षेत्रीयवाद के कुछ, इसके उत्पत्ति के, उसके विकास के कुछ कारण हैं। पहला, इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं विविधता या विभिन्नता। विविधता या विभिन्नता के अंतर्गत या विभिन्नता क्षेत्रीयवाद का एक सबसे प्रमुख कारण कह सकते हैं। इसके अंतर्गत ये होता है कि उस राज्य के संदर्भ में निवास करने वाले लोग अपने आप को उस राज्य से थोड़ा अलग मानते हैं। उनकी सांस्कृतिक पहचान अलग होती है, ऐतिहासिक विरासत अलग होती है, भौगोलिक क्षेत्र उनका अलग होता है, रहन सहन, जो खान पान है, ये भी थोड़े अलग होते हैं। उसके कारण वो उस क्षेत्र विशेष के अंतर्गत अपने आप को नहीं मानते और उससे अपनी अलग पहचान रखना चाहते हैं। इसके अंतर्गत यदि हम देखें, जैसे महाराष्ट्र में विदर्भ का इलाका देखा जा सकता है, गुजरात के अंतर्गत सौराष्ट्र का इलाका देखा जा सकता है, या मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो छत्तीसगढ़ का आंदोलन हुआ, छत्तीसगढ़ जो नया राज्य बना है, या उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत उत्तराखंड जो पहाड़ी इलाका था, ये पहाड़ी इलाकों के अंतर्गत निवास करने वाले लोग अपने आप को एक अलग मानते थे। तो उत्तराखंड एक राज्य, पृथक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। तो ये जो स्थिति है, इसके अंतर्गत इन लोगों की एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत होती है, और ये जो संघर्ष करते हैं या जो धारा के अंतर्गत चलते हैं, तो जो भी संघर्ष है, जो भी मुसीबतें हैं, वो एक साथ ग्रहण करते हैं। तो उस क्षेत्र विशेष के अंतर्गत रहने वाले लोगों का आपस में एक जैसी भावनाएं हो जाती है, और इसलिए वो ये लोग चाहते हैं कि हमारी सांस्कृतिक और ये पहचान बनाई रखी जानी चाहिए। और ये जो विविधता है, ये क्षेत्रीयवाद का एक महत्वपूर्ण कारण बनता है। अगर ये क्षेत्रीयवाद की धारणा सिर्फ क्षेत्र के विकास तक सीमित रहे तो ये इतना मुश्किल नहीं होती, लेकिन जब ये क्षेत्रीयवाद की भावना राष्ट्रीय एकता के ऊपर जाकर लोग क्षेत्र विशेष के बारे में सोचने लगते हैं, तो ये महत्वपूर्ण गंभीर चुनौती देश को देखने को मिलती है। और इसी के कारण क्षेत्रीयवाद भारतीय राष्ट्रीय एकता के लिए गंभीर चुनौती बन जाता है। दूसरा, इसके अंतर्गत यदि हम देखें तो क्षेत्रीयवाद को बढ़ाने में भाषा ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत में विविध प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, और इन विविध प्रकार की भाषाओं के कारण एक भाषा बोलने वाले लोग अपने आप को एक मानते हैं, और उसी राज्य में यदि दूसरी भाषा बोलने वाले लोग हैं तो उनसे उनका एक अलगाव की स्थिति रहती है। और भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में एक आंदोलन शुरू हुआ था 1953 में। यदि देखें तो आंध्र प्रदेश, श्री राम वो थे, उनकी मृत्यु के बाद आंध्र प्रदेश 1953 में एक भाषा के आधार पर पृथक राज्य बना, और श्री राम की मृत्यु के बाद 1956 के अंतर्गत भाषाओं के आधार पर पुनर्गठन करने के लिए राजभाषा आयोग के अंतर्गत एक अधिनियम पारित हुआ था, जिसमें भाषाओं के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, राज्यों को पृथक भी किया गया। जैसे विभाजन हुआ था, पंजाब का विभाजन, मद्रास का विभाजन, बॉम्बे का विभाजन भाषाओं के आधार पर किया गया था। और उसके बाद ये सोचा गया कि भाषाओं के आधार पर जब राज्यों का पृथक विभाजन कर दिया जाएगा तो राज्य संतुष्ट हो जाएंगे, और उसके बाद क्षेत्रीयवाद की जो भावना है वो थोड़ी धीमी हो जाएगी। लेकिन हुआ उसका उल्टा कि एक ही राज्य के अंतर्गत निवास करने वाले विभिन्न भाषा भाषी लोग, इसके अंतर्गत उनका जो आंदोलन है वो धीमा पड़ने की बजाय और ज्यादा उग्र होने लगा, और भाषा के आधार पर और ज्यादा राज्यों की मांग उठने लगी, और धीरे धीरे करके अनेक राज्य भाषाओं के आधार पर बनने लगे। और जब भी भाषाओं के आधार पर अन्य अलग राज्य का निर्माण होता, दूसरे राज्य फिर भाषा के आधार पर अपना पृथक राज्य की मांग करने लगते। तो यानी कि ये कहने का तात्पर्य यह है कि भाषा के आधार पर जब राज्यों का पुनर्गठन किया गया, तो पुनर्गठन का एक उद्देश्य यह था कि भाषाई आधार पर राज्यों को संतुष्ट किया जाए, लेकिन इसके अंतर्गत संतुष्ट नहीं हुए, बल्कि क्षेत्रीयवाद में ये आग में घी का कार्य किया।
तीसरा इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं सामाजिक और आर्थिक असंतुलन। सामाजिक और आर्थिक असंतुलन भी क्षेत्रीयवाद की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कारक है। कई राज्यों का विकास बहुत ज्यादा होता है। भारत के अंतर्गत यदि देखें तो कुछ राज्य बड़े संपन्न राज्य हैं और कुछ राज्य बड़े गरीब राज्य कहे जा सकते हैं। औद्योगिक विकास की दृष्टि से यदि देखा जाए तो औद्योगिक विकास की दृष्टि से जो उत्तर के राज्य हैं वो आगे बढ़े हुए हैं, दक्षिण के राज्य हैं वो इतने आगे नहीं बढ़े हुए हैं। तो और सामाजिक जो असंतुलन है, कुछ ऐसे राज्य भी हैं जो कि सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए कह सकते हैं, जिसमें सामाजिक असंतुलन की भावना कही जा सकती है, बड़े छोटे की भावना। इस प्रकार की भावनाएं सामाजिक दृष्टि से भी असंतुलन है, कहीं बहुत ज्यादा अमीरी है तो कहीं बहुत ज्यादा गरीबी है, कहीं आर्थिक रूप से राज्य बढ़े हुए हैं। तो कुछ राज्यों को ये लगता है कि उनके विकास के बल पर या उनके हितों के बल पर दूसरे राज्यों का विकास होता है, और ये क्षेत्रीयवाद की भावनाएं उस समय और ज्यादा उग्र हो जाती है जब केंद्र के अंतर्गत दूसरे दलों की सरकार है और राज्यों के अंतर्गत जब दूसरे दलों की सरकार होती है, तो उसके कारण से क्षेत्रीयवाद की भावनाएं और ज्यादा पनपती है, क्योंकि राज्यों को ये लगता है कि जो दूसरे दल की सरकार केंद्र के अंतर्गत है वो राज्यों के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान नहीं दे रही है। इसके कारण से वो ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उन्हें स्वायत्तता प्राप्त हो, ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहायता प्राप्त हो। जब वो अपने क्षेत्र विशेष के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, आर्थिक स्वायत्ता प्राप्त करने की कोशिश करते हैं या राजनीतिक स्वायत्ता को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो केंद्र पनपता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है, सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने की अभिलाषा। कुछ क्षेत्र विशेष के अंतर्गत अपनी जो सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने की आकांक्षा है, उसके कारण से भी क्षेत्रीयवाद की भावना पनपती है। और ये क्षेत्रवाद की भावना, भारत हमारा देश है, इससे कहीं ऊपर चली जाती है। जैसे यदि हम देखें तो महाराष्ट्र के अंतर्गत शिवसेना के द्वारा चलाए गए अभियान की महाराष्ट्र मराठियों के लिए है, या आंध्र प्रदेश के अंतर्गत तेलुगु आत्मसम्मान के नाम पर एनटी रामाराव के द्वारा चलाया गया आंदोलन, असम गण परिषद, असम संग्राम परिषद के द्वारा चलाया गया आंदोलन विदेशियों को बाहर निकालो, भारत के अंतर्गत ही विदेशी कौन से हो गए, विदेशियों यानी कि असम के अंतर्गत जो भारतीय ही उसके अंतर्गत निवास कर रहे हैं वो ही उनको बाहर निकालो, या विभिन्न राज्यों के अंतर्गत जो ये भूमिपुत्र की धारणा है, भूमिपुत्र की धारणा का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर जो नौकरियां हैं, जो बिजनेस है, व्यापार है, उसमें यहाँ के लोगों का ही अधिकार होना चाहिए। बाहर के जो लोग हैं, जैसे राजस्थान के अंतर्गत राजस्थानियों का ही अधिकार होना चाहिए, गुजरातियों का या महाराष्ट्र का अधिकार नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की जो भूमिपुत्र की जो धारणाएं हैं वो भारतीय राष्ट्रीय एकता के लिए गंभीर चुनौती बनती है, और क्षेत्रीयवाद का ये प्रमुख कारण हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार की जो धारणाएं हैं वो वास्तव में राष्ट्रीय एकता की गंभीर चुनौती बनती है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत ऐतिहासिक कारण भी क्षेत्रीयवाद को पनपाने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। ऐतिहासिक कारणों का मतलब ये है कि ब्रिटिश शासन से पहले या ब्रिटिश शासन में भी कई ऐसी देसी रियासतें थी, राजा लोग थे, राजाओं का शासन था। ब्रिटिश शासन के समय में भी कई देसी रियासतों में भारत बंटा हुआ था, वहां पर भी राजाओं का शासन था। तो ये जो राजाओं का शासन, जो शक्तिशाली राजा थे, वो एक छत्र शासन उन्होंने स्थापित किया था। लेकिन जैसे ही केंद्रीय सत्ता शिथिल हुई या जो कुछ ऐसे राजाओं के हाथ में शासन आया, तो उसके कारण से अनेक छोटे छोटे राज्य भी बंट गए थे। तो इसके कारण से भी कई छोटे छोटे राज्यों में जब भारत विभाजित था, अपने अपने राजा थे। अब जब पूरा भारत एक भारत बन गया है, लेकिन कुछ राज्यों की जो ऐतिहासिक विरासत है वो अपनी ऐतिहासिक विरासत को आज भी जीवित रखना चाहते हैं, और वो ये चाहते हैं कि हमारा जो ऐतिहासिक वैभव है वो वापस से बना रहे। और इसी के कारण वो ये चाहते हैं कि हमारा क्षेत्र विशेष, इसके अंतर्गत जैसे ऐतिहासिक दृष्टि से जो सामंत थे, जागीरदार थे, ये जो लोग हैं ये चाहते हैं कि ऐतिहासिक विरासत वापस से बनी रहे, उनका रुतबा वापस से वही रहे। ये भी एक कारण है कि क्षेत्रवाद की भावनाएं बनी रहती है।
तीसरा नेक्स्ट इसके अंतर्गत भौगोलिक कारण भी कहा जा सकता है। क्षेत्रीयवाद के कारण भारत के अंतर्गत कुछ ऐसे राज्य हैं जो भौगोलिक दृष्टि से बिल्कुल अलग है। यदि हम उत्तर भारतीय लोग देखा जाए दक्षिण के अंतर्गत चले जाए तो दक्षिण का जो भौगोलिक क्षेत्र है अलग है। कहीं नदियां हैं, पहाड़ है, पर्वत है, रेगिस्तान है। तो ये भौगोलिक क्षेत्र की विभिन्नता के कारण ही वहाँ के लोग अपने आप को दूसरे देशों से अलग समझते हैं, दूसरे राज्यों से अलग समझते हैं। और इसी के कारण जैसे झारखंड का आंदोलन है या बोडोलैंड है या नागालैंड है, इस तरह के ये आंदोलन है, ये चलते रहते हैं। कई ऐसे भौगोलिक क्षेत्र है जो कि जनजातीय दृष्टि से आदिवासी जनजातियां वहाँ पर निवास करती है। तो ये आदिवासी जनजातियां तो जैसे बोडोलैंड का आंदोलन या झारखंड का आंदोलन कह सकते हैं, ये ऐसे आंदोलन है जिसके कारण से ये भौगोलिक क्षेत्र से अपने आप ये कटे हुए हैं और इनका आर्थिक विकास भी इतना नहीं हो पाया, सामाजिक विकास, शैक्षणिक विकास भी नहीं हो पाया। इस कारण से भी अपने आप को कटे हुए महसूस करते हैं, वो भी क्षेत्रीयवाद का एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। कई राज्यों के अंतर्गत जैसे महाराष्ट्र है, हरियाणा है, राजस्थान है, कुछ जाति विशेष के लोग भी क्षेत्रीयवाद को बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक जाति अपने आप को श्रेष्ठ मानती है, दूसरी जाति को वो निम्न मानती है। इसके कारण से भी क्षेत्रीयवाद पनपता है। कुछ क्षेत्रीय दलों की जो भूमिका है, जो क्षेत्रीय दल है वो किसी राज्य विशेष तक सीमित रहते हैं और राज्य विशेष तक सीमित रहने के कारण जैसे असम गण परिषद है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, अन्ना डीएमके है, डीएमके है, ये ऐसे क्षेत्रीय दल है, ये उस क्षेत्र विशेष या राज्य विशेष तक रहते हैं। इनकी राष्ट्रीयता की दृष्टि से कोई पहचान नहीं होती, उस क्षेत्र में उनकी बहुत अच्छी पहचान होती है। उनको अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए भी ये क्षेत्रीय दल क्षेत्रीयतावाद की भावनाओं को बनाए रखते हैं। तो क्षेत्रीय दल भी क्षेत्रीयवाद को पनपाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट राजनीतिक कारण भी होते हैं। राजनेता अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने के लिए क्षेत्रवाद की जो भावनाएं हैं ताकि जो वोट है वो उनको ही प्राप्त हो और इसके कारण से वो राष्ट्रीय एकता को नजरअंदाज करके उस क्षेत्र विशेष के क्षेत्र के लोगों की ही भावनाओं को संतुष्ट करते हुए दिखाई देते हैं। तो राजनेता भी क्षेत्रवाद की भावनाओं को खत्म करने के बजाय और उनको पनपाने में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो ये भी क्षेत्रवाद का एक महत्वपूर्ण कारण बनता है। तो इसके अंतर्गत हम श्री राम महेश्वरी का कह सकते हैं कोटेशन कि एक तरह से समाजशास्त्रीय अवधारणा है क्षेत्रीयवाद, जिसे विविध सामाजिक हितों की अभिव्यक्ति की धुरी कहा जा सकता है। तो ये क्षेत्रवाद के विभिन्न प्रकार के कारण थे। भारत के संदर्भ में क्षेत्रवाद का स्वरूप क्या है उसका हम अध्ययन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।